नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का है और इस बार पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम बात जातियों की करेंगे। ये हमेशा कहा जाता है कि देश में आखिर जातियों में क्यों वोटर को बांटना है, लेकिन ये वो पॉलिटिक्स है जो तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अच्छा, इसका आधार क्या है? आप देखिए, आने वाले वक्त में जैसे ही आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इन राज्यों में चुनाव देखेंगे, आप देखेंगे किस तरह से जाति के आधार पर गोलबंदी की शुरुआत हो भी चुकी है। यही नहीं, 2024 तक आप देखेंगे कई क्षेत्रीय पार्टियां लगातार कास्ट सेंसस पर जोर दे रही हैं। राहुल गांधी को भी आपने ये मुद्दा उठाते हुए देश की संसद में सुना है। तो इसका जो पीछे इसकी वजह है वो ये है कि जाति के आधार पर कुछ पार्टियां हैं जो ये मानती है कि उनको फायदा होता है। वही बीजेपी बार बार कहती है कि जाति में मत बंटो, धर्म के नाम पर वोट करो, क्योंकि हिंदू कंसोलिडेशन का उनको फायदा मिलता है। लेकिन क्षेत्रीय दल अगर कहती हैं कि वो जाति के आधार पर जो पिछड़े हैं उनके साथ खड़ी हैं, तो इसका आधार क्या सही है या नहीं है, ये आंकड़े आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कितने प्रतिशत वोटर किस जाति के हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में किसके लिए वोट किया है, किस जाति से कितने विधायक किस पार्टी के हैं, मंत्री कितने हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जिस ओबीसी का कार्ड महिला आरक्षण से लेकर अब तक कास्ट सेंसस के जरिए खेला जा रहा है, वो ओबीसी लोकसभा चुनाव में 2004 से लेकर 2019 तक किसकी तरफ गया है। तो आइए, इससे पहले कि आंकड़ों की बौछार आपके सामने करें, परिचय आपका खास मेहमानों से करा देते हैं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो चर्चा में शामिल रहेंगे। और संजय कुमार जी, जो कि को डायरेक्टर हैं लोक नीति CSDS के और सिफोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें से ज्यादातर आंकड़े संजय जी की ही कर्टसी हमें मिले हैं, जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। आइए 2004 से शुरुआत करते हुए 2019 तक आपको दिखाते हैं कि जिस ओबीसी कार्ड को लेकर 2024 से लेकर जो राज्यों के चुनाव में खेला जा रहा है, उसने पारंपरिक रूप से किसका साथ दिया है। 2004-2009 प्री मोदी एरा, जब ज्यादा वोट प्रतिशत क्षेत्रीय पार्टियों को और कांग्रेस को जाता था, तो कांग्रेस को 2004 में 24% ओबीसी वोट मिले। फिर वोट शेयर उनका ओबीसी में रहा 2009 में वही बरकरार 24, और फिर 15% उनको 14 और 19 में मिला। इसको हम मोदी एरा के तौर पर ट्रीट करें, क्योंकि 14 और 19 में उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से था। अब आइए भारतीय जनता पार्टी में ये 14 और 19 का रेलेवेंस आपको यहां पर दिखेगा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत, ओबीसी वोट शेयर जो है वो कितना बढ़ गया मोदी के आने के बाद। जिस बीजेपी को पहले 23 और 22 यानी उन्हें मिलता था कांग्रेस से भी कम, पहले कांग्रेस को 24-24 था 4 और 9 में, भारतीय जनता पार्टी को 23 और 22 था। उनका वोट प्रतिशत 14 में बढ़ा 34 को और फिर 2019 में 44 को। और याद रखिए, जेपी नड्डा ने अभी अभी पार्लियामेंट में कहा था ना कि हमने सबसे पहला पीएम दिया आपको ओबीसी, हालांकि इसमें फिर HD देवेगौड़ा की नाम है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हम बात कर रहे थे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री के भी जाति का जिक्र हो ही जाता है। 44% 2019 में वोट बीजेपी को मिला है ओबीसी का। अब हम आपको क्षेत्रीय दलों का दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर भी 14 और 19 में डेंट लगा है। पहले देखिए, जहां 43-42, वही 2014 में 43% तो बरकरार रहा, लेकिन 2019 में जब भाजपा को बहुत गेन हुआ, तब वो 43 से फिसलकर 27 पर क्षेत्रीय दलों की का जो वोट है वो पहुंच गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है ओबीसी को, और इसीलिए ये लड़ाई है, क्योंकि वापस बीजेपी से क्लेम करना है ओबीसी वोट शेयर को, कांग्रेस को भी और क्षेत्रीय दलों को भी, और बीजेपी को बरकरार रखना है। अगर वो वाकई चाहते हैं कि 44% लोग उनके साथ रहें जैसा 2019 में थे ओबीसी, तो उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, अपहिल टास्क है। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं बिहार में किस पार्टी को किसका साथ मिला है। दो जाति का एक साथ हम आपको एक एक करके दिखाते चले जाएंगे। 2020 के चुनाव में अब बात बिहार की आ रही है। देखिए, कास्ट सेंसस की सबसे ज्यादा अगर आहट आपको सुनाई देती है बिहार में ही हुआ है, सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं बार बार बीजेपी कहती है आपने राजस्थान में किया है, कर्नाटक में किया, नंबर क्यों नहीं दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए, महागठबंधन को 2020 के चुनाव में महागठबंधन को ब्राह्मणों ने 15% दिया, एनडीओ को 52%। हमेशा यह माना जाता था पहले
अगर आप देखें तो बीजेपी को पारंपरिक रूप से अगड़ी जातियों की पार्टी माना जाता था। ब्राह्मणों का वोट उनके लिए बरकरार रहा, 52% वोट वहां गया और सिर्फ 7% एलजेपी को गया। भूमिहार 19% महागठबंधन, 51% एनडीए, 3% एलजेपी। राजपूत 9% महागठबंधन, 55%। अगड़ी जातियों में भी आप देखें तो सबसे ज्यादा 55% यहां पर दिया है राजपूतों ने बीजेपी को वोट और 11% एलजेपी को। यादव वोट 83%, एक मुश्त महागठबंधन को, आरजेडी और जेडीयू को। वहीं 5% एनडीए को, 2% एलजेपी को। अब आइए आप कुर्मी पर, तो यहां पर देखिए जो कोशिशें थी नीतीश कुमार की वो बुरी तरह से झटका खाई और यहां पर 81% जो एनडीए को वोट चला गया और कुर्मी का, और 3% एलजेपी को। कोयरी का 16, 51% बीजेपी और इसके बाद 6% एलजेपी को। अति पिछड़े में 18, यहां पर अति पिछड़े में भी 58% चला गया एनडीए को, 4% एलजेपी को। मुस्लिम का 76%, लेकिन एकजुट होकर आप कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा महागठबंधन की तरफ गया, और 5% एनडीए को और 2% सिर्फ एलजेपी को। ये पूरी कहानी बयां करता है। ये जब आप ग्राफ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, मुस्लिम और यादव एक मुश्त महागठबंधन की तरफ। वहीं यहां पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है अगड़ी जातियों में 50% से ऊपर, लेकिन वहीं पर कुर्मी हो या फिर 58% अति पिछड़े या कोयरी 51%, वो एनडीए की तरफ गए और इसलिए एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। किस जाति के कितने विधायक, कुल सीटें 243 अगर है तो 2020 में और 2015 दोनों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार का ये नंबर है। अब हम आपको बिहार में दिखाते हैं किस जाति के कितने विधायक हैं। तो यहां पर राजपूत आप देखेंगे, राजपूत में भी यही हम आपको दोनों वर्षों का दिखा रहे हैं। राजपूत में भी 2 विधायक घटे हैं, 20 से 18 हुए हैं। भूमिहार में बराबर 17 के 17, ब्राह्मण में 10 से 2 बढ़े हैं, 12 हुए हैं, और कायस में 4 से 3, 1 का घटाव है। वहीं बिहार में किस जाति के कितने विधायक आप देखें तो 243 में, अन्य पिछड़े में 18 से वो इजाफा हुआ है, 21 हुए हैं, और मुस्लिम में घटे हैं, 24 से 14 पर पहुंच गए हैं मुस्लिम विधायक। अब हम आपको बिहार में जाति का हिसाब बताते हैं, जो ओवरऑल परसेंटेज है ये कि किस जाति के कितने वोटर हैं। अगड़ी जातियों के 15% हैं, जिसमें भूमिहार 4, राजपूत 5, ब्राह्मण 5 और कायस्थ 1% सिर्फ। अब पिछड़े पे आइए, लगभग 26 से 28% वोटर इनके हैं। यादव 12 से 14, कुर्मी 4, कोयरी 4, कुशवाहा 6, अति पिछड़े 26, मुस्लिम 17, दलित 6। अब हम उत्तर प्रदेश के जातियों का हिसाब आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि यूपी और मध्य प्रदेश में भी बताना है। अगड़े में 20% है, जिसमें ब्राह्मण 11, यहाँ पर ब्राह्मणों का अच्छा खासा तादाद है यहाँ पर, और 11% के आसपास है। राजपूत आप देखिए तो 6%, वैश्य कायस्थ 3 से 4, पिछड़े 39, यादव 10%, कुर्मी 6%, अति पिछड़ा ज्यादा है 21% है, और अन्य 2। जाटव 12, दलित में जाटव 12, अन्य 9%। अब हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मणों का साथ किसको मिला है। 2017 और 2022 का डेटा है। समाजवादी पार्टी को बहुत कम, 7 और 6, और वहीं बीजेपी के लिए आप देखिए ब्राह्मणों का साथ 83%। ये जो 7% ब्राह्मण है, उनमें से 83% ब्राह्मणों ने वोट किया बीजेपी के लिए 17 में, और आंकड़ा और बढ़ गया, 89 पहुंच गया 2022 में, पूरा 7 मतलब। वहीं आप राजपूतों पर आइए उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी को फिर कम आता है 11 और 7, वहीं बीजेपी को 70 और 70 के बाद 87, राजपूत 87% वोट देते हैं, 7% इनकी भी आबादी है। वहीं 11% यादवों में अगर आप देखिए तो वो वोट जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ, 68 से 83, मतलब अक्यूट पोलराइजेशन जिसको आप कहेंगे यादव वोट बैंक का हुआ था, जैसा कि आपने ब्राह्मणों और राजपूतों में भी देखा। 83% गए 2022 होते होते, नहीं हमें तो एसपी को जिताना है, तो 83% चले गए उस तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ, और बीजेपी 10-12 में सिमट कर रह गई। अब हम आपको कोयरी दिखा दे रहे हैं, 18 से 22 हुए ये समाजवादी के लिए, तो वहीं पर 56 के लिए इनका भी कंसोलिडेशन बढ़ा, 64% चले गए बीजेपी की तरफ। वहीं पर जब आप कुर्मी समाज की तरफ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को 16 से 25 हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए 63 से 66 हो गया सीधे। अब यहां पर आपको मध्य प्रदेश में दिखा देते हैं हिसाब क्या है। पिछड़ी जाति लगभग आधी आबादी 50%,
जो दलित आबादी है वो 15-16% के आसपास है, आदिवासी 21 से 22%, मुस्लिम 6 से 7%। अब इसमें आप जब देखिएगा 2018 के विधानसभा चुनाव में तो अगड़ी जातियों ने 58% दिया बीजेपी को, और कांग्रेस, यहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर अगड़ी जातियां 58%, वहीं कांग्रेस को 33%। ओबीसी बीजेपी को 48, कांग्रेस को 41, दलित 33, लेकिन दलितों ने ज्यादा वोट किया है 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए 49%, लगभग आधी आबादी दलितों की। आदिवासी में 30 और वहीं कांग्रेस को ज्यादा 40। मुस्लिम में 15 सिर्फ बीजेपी तो कांग्रेस को 33। मध्य प्रदेश पर अब किस पार्टी को किसका फायदा हो रहा है तो अगड़ी जातियों का हम आपको दिखा दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के आंकड़े। ऐसा ही राजस्थान का दिखा के फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 75% वॉपिंग आप समझ लीजिए अगड़ी जातियों का, ओबीसी का 66, वहीं आप देख रहे हैं कांग्रेस को सिर्फ 27%। देखिए यहां पर ओबीसी का जो कंप्लीट ट्रेंड लोकसभा चुनाव में है वो एनडीए बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ आपको दिखाई देगा। लोकसभा में एकदम अलग है। 38% यहां दलितों ने वोट किया बीजेपी के लिए और 50% कांग्रेस के लिए। आदिवासी 54% बीजेपी के लिए जाते हैं, पलट गया विधानसभा से लोकसभा आते आते आदिवासी के लिए वोट पलट गया। जो आदिवासी ज्यादा वोट करते थे 40% कांग्रेस के लिए विधानसभा में और 30 बीजेपी के लिए, वो पलट गया और 54% आदिवासियों ने वोट कर दिया बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में इसी मध्य प्रदेश में, और 38% रह गए कांग्रेस के साथ। मुस्लिम 33 और वहीं 67%। 33% मुसलमानों ने भी मध्य प्रदेश से वोट किया है बीजेपी के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये सीएसडीएस लोक नीति का। अगला डेटा जो हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान का, जल्दी से दिखा देते हैं। ब्राह्मण कितने 2018 के विधानसभा चुनाव में गए बीजेपी की तरफ? 45। देखिए राजस्थान में भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो यहां पर अगड़ी जातियों में आप देखते हैं कि दोनों तरफ जाते हैं वो, ऐसा नहीं है कि एक मुश्त सिर्फ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ भी जाते हैं, तो बहुत फर्क नहीं है। 45% है बीजेपी को ब्राह्मणों का, तो वहीं 39 है कांग्रेस को। राजपूतों का 53 बीजेपी को तो 35 उनको, यहां पे फर्क है। अन्य अगड़े का 50% बीजेपी को, 30% कांग्रेस को। जाट का 26% इनको बीजेपी को, तो इनसे 4 ज्यादा कांग्रेस को 30%। अन्य ओबीसी यहां पर बीजेपी बाजी मार ले जाती है 46% और 38% कांग्रेस पार्टी को। अब हम आपको जल्दी से लोकसभा का बता देते हैं जो आंकड़ा है राजस्थान का। ब्राह्मण ज्यादा 82%, एक तरफ। खैर लोकसभा चुनाव में वैसे भी वहां के रिजल्ट्स बताते हैं कि एक तरफा मामला था, सारा का सारा सारी सीटें ले ली थी बीजेपी ने। तो ब्राह्मण 82, 57%, राजपूत 40%, लेकिन राजपूतों ने कांग्रेस को भी वोट दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। वहीं अन्य अगड़े आप देखें तो 58% बीजेपी और सिर्फ 19 कांग्रेस को। जाट 85%, वही जाट जिन्होंने पूरी तरह से एक तरह से रिजेक्ट किया विधानसभा में 26%, वो बढ़ के 85% हो जाता है जब बात मोदी की आती है राजस्थान में। 85% और 13% रह जाता है। और अन्य ओबीसी का देखें तो 72 और 23% है। और जो ब्रेकअप है कास्ट का यहाँ का, वो हम आपको नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, एक वक्त था जब आपको सिर्फ अगड़ी जातियों का, वैश्यों का ऐसी पार्टी माना जाता था, लेकिन ओबीसी में आपने 44% वोट हासिल किए जब 2019 के मोदी एरा में आपने अच्छा किया है। अब वो ओबीसी वोट बैंक जो उनका आपने छीना है वो वापस क्लेम कर रहे हैं। कास्ट सेंसस पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस पर अब यही है कि आप अगले चुनाव के बाद के लिए उसको टाल रहे हैं। तो इस पर वो कैसे इसको टैकल करेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है आपकी पार्टी की। पहले तो अंजना जी, क्योंकि आप एक बहुत ही विख्यात पत्रकार है, तो आपको ये पता होगा कि ये धारणाएं बनाई जाती है, पर क्या ये धारणा हकीकत के पटल पर सही साबित होती है? अभी हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिसर्च छापी थी कि कौन सी पार्टी ने किसको कितना प्रतिनिधित्व दिया है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में आपने ये धारणा अभी बताई है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री आज तक हुए, जब से उसका गठन हुआ है, 30.9% मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी रहे। और पहला देश का प्रधानमंत्री जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है, ओबीसी प्रधानमंत्री, वो हम ही ने दिया है। और जबकि कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में धारणा है कि ये बहुत ही समावेशी पार्टी है, उसने मात्र 17% दिए और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ने इतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जितना हमने दिया है। तो मुझे लगता है ये धारणाएं अलग होती है। आज अंजना जी, एक नए वर्ग को तैयार किया गया है, लाभार्थी वर्ग। और आप देखिए, जो भी हम योजना शुरू करते हैं, मुद्रा योजना, नल से जल हो, जनधन योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, घर बनाने हो, पक्के आवास बनाने हो, इन योजनाओं में 70% पता है किसका अधिकार है?
SC, ST, OBC, महिला, माइनॉरिटी। और इसीलिए आज लोगों ने जातियों को नहीं बल्कि अपने पिछड़ेपन के आधार पर जिस प्रकार का लाभ मिला है, तो लाभार्थी वर्ग या लाभार्थी जाति या गरीबों की जाति के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं। तुष्टिकरण नहीं, हम संतुष्टिकरण करते हैं। और आखिरी बात, ये कौन सवाल उठाता है? वो कांग्रेस पार्टी जिसके इतिहास में दर्ज है कि उसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक रोका, और फिर जब वीपी सिंह जी ला रहे थे उसको रोका। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने ओबीसी कमीशन को दिया तो उसको भी रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने, पता है, और मैं संजय जी यहां पे शायद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सलमान खुर्शीद का उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय बयान था, अधिकृत बयान, कि हम ओबीसी के कोटे में से 4.5% कोटा मुसलमानों को देना चाहते हैं, जो कि अंबेडकर जी की कल्पना के सख्त खिलाफ था, क्योंकि धार्मिक आधार पर नहीं दे सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया। पूछे राजकुमार भाटी खड़े यहां पे, क्या वो स्वीकारते हैं? और आखिरी बात, अभी एनसीबीसी जिसको हमने संवैधानिक स्टेटस दिया है, उसने रिपोर्ट सौंपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान में ओबीसी समाज को अधिकार नहीं मिला, उल्टा बंगाल में रोहिंग्याओं को आरक्षण दे दिया। वहां पर 170 जातियों में से 117 मुसलमान की ओबीसी जातियां हैं। बताइए, मतलब मुस्लिम में तो कहा जाता है कि सारे एक समान है, देयर इज नो जाति इन मुसलमान, पर वहां पर इतने अधिकार दिए गए। अब मैं पहले चाहता हूं इन दोनों से कि पूछे कि एनसीबीसी की इस रिपोर्ट पे क्या स्टैंड है। क्या स्टैंड है कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को विरोध किया था? क्या स्टैंड है राजीव गांधी के स्टैंड पर? क्या स्टैंड है कि मुस्लिमों को सब कोटा दिया जाना चाहिए, ओबीसी कोटे में से 4.5% का? ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड है। क्या इसमें पहले ये लोग स्टैंड लेंगे? अन्यथा ये सारी बातें केवल बहकाने की है। हमारे 85 सांसद ओबीसी, इनके तो 52 सांसद है। हमारे 85 सांसद ओबीसी, 40% एमएलसी ओबीसी, 27 मिनिस्टर्स ओबीसी, और देश का प्रधानमंत्री ओबीसी। ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए, क्या चुनाव के मद्देनजर आपको लग रहा है कि जाति ही काट है? वरना ये दम ठोक रहे हैं कि आपके जितने सांसद नहीं उससे ज्यादा इनके ओबीसी सांसद है। देखिए, जाति व्यवस्था जो है हिंदुस्तान के समाज की असलियत है। इस असलियत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। खासकर 1977 में और 1979 के बीच में जब मंडल आयोग बनाया गया, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी, तब एक नया, एक तरह सा उत्साह और जोश पिछड़ी जातियों में था, और पिछड़ी जातियों का एक आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए, और पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना चाहिए नौकरियों में और शिक्षा में। इस प्रकार का मैंडेट दिया गया था मंडल आयोग की रिपोर्ट को, मंडल आयोग को। जब उसकी रिपोर्ट आती है और 89 में जब लागू किया जाता है, तब वो जो सरकार थी वीपी सिंह की, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों के समर्थन से चल रही थी। और तब जब वो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर रहे, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिरा दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि उसमें खूब आग लगाई और आग में खूब केरोसिन डाला गया था। तो अब हमको इसमें नहीं पड़ना है। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी जन कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं में बहुत सारी योजनाएं हैं जो जातिगत निहाय हैं और अलग अलग जातियों के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो ये इन योजनाओं को लागू करने से पहले पता तो चले कि इन जातियों का आंकड़ा क्या है, क्योंकि आखिरी जो सर्वेक्षण, आखिरी जो सेंसस हुआ था कास्ट बेस, वो 1931 में हुआ था, और उसी आधार पर उस समय बोला गया कि 52% ओबीसी हैं इस देश में, और उसी को आधार माना था मंडल आयोग ने। और तब जब 1931 में जब जातिगत सर्वेक्षण सेंसस हुआ था, उस समय हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी था और पाकिस्तान भी था, एक बहुत बड़ा देश था हमारा। उसके बाद से तो हुआ है, 1941 में भी हुआ था, लेकिन तब चूंकि दूसरा विश्व युद्ध था, उस समय अंग्रेज उसको लागू नहीं कर पाए। उसके बाद 1951 में जब पहला हम आजाद भारत का जब जनगणना, जब सेंसस होता है, तो उसके बाद से इस विषय पे काम नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि समय, काल, समय और संदर्भ के साथ साथ आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी जो एक आग्रह रख रही है, राहुल गांधी जी जो विशेष आग्रह रख रहे हैं कि जो 2011 में जो कास्ट सेंसस हम लोगों ने किया था, या तो उस आंकड़े को रिलीज करिए और बताइए कि भाई इस देश में ओबीसी और ओबीसी में बड़े ओबीसी, छोटे ओबीसी, एक अति पिछड़ा वर्ग होता है, वो अति पिछड़ा वर्ग क्या लाभ ले पाया है? क्योंकि उसका आधार, उसी आधार पर आरक्षण देना, आरक्षण के प्रावधान पर किसी को विरोध नहीं है। क्या आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है? क्या आरक्षण का लाभ सही वर्ग को मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसको सही लाभ मिले, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए अभी आपने इतने सारे आंकड़े बताए कि उनके इतने सारे ओबीसी सांसद हैं, इतने सारे ओबीसी मंत्री हैं,
इतना ओबीसी वोट इनका बढ़ता चला जा रहा है। तो इतना जब ओबीसी समाज आपको वोट दे रहा है तो ओबीसी समाज के लिए सेंसस करने में, जनगणना करने में आपको क्या तकलीफ है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्योंकि सेंसस से अंततः इस समाज को फायदा होगा। जब इस समाज को फायदा होगा तो पूरे देश को फायदा होगा। आरक्षण का आधार यही है कि समाज के जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए उनको एक विशेष सुविधा प्रदान की जाए। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा समाज का अभी कितना वर्ग पीछे है और क्यों पीछे है और उस वर्ग को आगे लाने के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए, तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप पूरी तरह से एक जनगणना या फिर उसका एक कंप्लीट आपके पास डेटा सामने तो उस डेटा को हासिल करने की बात है। संजय जी, मैं लौट रही हूं आपके पास जल्दी से। ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे एक इसको एड्रेस करना जरूरी है। हमारी दो स्टैंड रही है कास्ट सेंसस को लेकर। बिहार की असेंबली में यूनानिमसली हमने इसको पास किया है, हम सब साथ थे। और जहां तक सेंटर है, सेंटर का एफिडेविट आप अभी पढ़ लीजिए, किसी से मंगवा लीजिए अपने लीगल रिपोर्टर से, हमने कहीं पर भी अपोज नहीं किया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस में टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है और मैं सौगता रॉय का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं। प्लीज गिव मी द टाइम। Our leader, Mamata Banerjee, has already said that we are opposed to caste census. We believe that such census will create division among the people. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पहली मीटिंग में रेजोल्यूशन में कास्ट सेंसस इसीलिए नहीं आया क्योंकि ममता दीदी ने कैटेगोरिकली मना किया। दूसरी बात, कास्ट, प्लीज मुझे 10 सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू अंजना जी, आगे मुझे समय मत दीजिए। जो कास्ट सेंसस की ये बात करें 2011 में, उस 2011 के कास्ट सेंसस में 8.19 करोड़ एरर्स थे, 8.19 करोड़ एरर्स। उन एरर्स को स्टेट्स के पास भेजा गया जब हमारी सरकार आई कि इसको रेक्टिफाई कीजिए। तमिलनाडु ने कब भेजा है रेक्टिफाई करके, बिहार ने कब भेजा है, कर्नाटका ने कब भेजा है, ये बता दे केरला ने कब भेजा है। तीसरी बात मुझे और भी बताने दीजिए, सिद्धरमैया जी ने पहली जब उनकी सरकार बनी 2013 से 18, उन्होंने कहा था मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा। आज 2023 है, क्या रोक रहा है उनको? क्या रोक रहा है उनको? उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और चौथी बात देखिए, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं संजय निरुपम जी, एक लास्ट बात। संजय जी लास्ट स्टेटमेंट, संजय जी लास्ट स्टेटमेंट, संजय जी लास्ट स्टेटमेंट। मेरे कैंप के प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ओबीसी, आपके इंडी गठबंधन का कौन? प्रतिनिधित्व पर वो सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आप पहला पीएम देश को ओबीसी का बीजेपी ने दिया। ये फुल टेन्योर कंप्लीट करना। हाँ ठीक है, फुल टेन्योर और जेडीएस की तरफ से देवेगौड़ा जी थे लेकिन कांग्रेस से नहीं थे। दो प्रश्न है सर, प्रश्न सुन लीजिए। ऐसा है। और इसी के साथ ये ज्ञान कब कांग्रेस को आया कि हमें जाति आधारित ये सेंसस जारी करना चाहिए, उसका आंकड़ा, योजनाओं को? क्योंकि 19 में ये नहीं था सर, 19 में रफाल की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही थी। क्या इस बार 24 के पहले की गूंज है ये? देखिए, जब यूपीए की सरकार थी उस समय 2011 में जब लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, तीनों यादव बड़े बड़े नेता जब इस विषय को लेकर खड़े हुए, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और हम सब पार्लियामेंट में थे। मुझे याद है उस कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए एक जोरदार चर्चा हुई थी और उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर इतने 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 आग्रह आप रखते हैं तो बिल्कुल सरकार इस बार कास्ट बेस्ड सेंसस कराएगी। और जातिगत जनगणना शुरू हुई थी। उस जनगणना में हम सब भी शामिल हुए थे, हमारे भी सारे डेटा लिए गए थे। तो हमारा मुद्दा, आपने पूछा कब एहसास हुआ, तो एहसास तो 2011 में हो गया था, क्योंकि सरकारों को लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करना चाहिए, सरकारों को लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से काम करना चाहिए। तो जब लोगों की आकांक्षा ये थी, राजनीतिक दलों की आकांक्षा ये थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, तो सरकार ने उसको स्वीकार किया। एक दूसरी बात, ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या कहा, ये इसको लेकर के कोई एक मतलब गॉस्पेल ट्रुथ की तरह जो ये जो हमारे पूनावाला जी चल रहे हैं, क्या ममता जी जो चाहती हैं वो सब आप करना चाहते हैं क्या? एक दूसरी बात, ममता जी की अपनी एक पॉलिटिकल लाइन हो सकती है वेस्ट बंगाल के हिसाब से, लेकिन पूरे देश के लोग अगर ये चाह रहे हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों की ऐसी मांग है, तो कांग्रेस पार्टी उस मांग को स्वीकार करेगी। तीसरी बात ये हो गई, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि हमने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, और वहीं उनके झूठ को पकड़ा गया और बोला कि जी ने आपने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया, यहां देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे पहले, और उस सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। हाँ, आप बार बार पूछते हैं कि आपका ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं था और कब होने वाला? ठीक है, समय आएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा और उसका भी इंतजाम करके दिया जाएगा। लेकिन पहले ओबीसी समाज कितना है, कितनी बड़ी संख्या में, ये तो पता चले। ठीक है, नड्डा जी ने वहां कह दिया था कि कांग्रेस से मैं कह रहा हूं, हालांकि वो उन्होंने पहले जब कहा था तब नहीं उन्होंने डिस्क्लेमर दिया था। भाटी जी, वो तो आप भी मंडलवादी पार्टी से एक है, कहीं कांग्रेस का ये स्टैंड आपको तो नहीं असहज कर रहा है? क्योंकि चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में पता नहीं किसकी तरफ जनता जाती है,
लेकिन ये प्रश्न है ना कि आपके लिए, क्योंकि जो यादव है वो बिहार जैसे स्टेट्स में ओबीसी में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिहार जैसे स्टेट्स में ओबीसी में आते हैं। जब मैं देख रही हूं रिप्रेजेंटेशन, तो यहां पर देखिए कि एकमुश्त होकर यादव जो है बिहार जैसे राज्य में तो महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं 83%। मतलब आपके लिए ओबीसी का सशक्तिकरण क्या यादवों का सशक्तिकरण बन के रह गया? अंजना जी, एक तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि आज 21वीं सदी में भी हम देश की राजनीति का आकलन और समीक्षा जो है जातियों के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन है तो यथार्थ सबको स्वीकार करना पड़ेगा, देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जब जातियों के आधार पर जब भी चर्चा होती है, जब विश्लेषण होता है, तो मीडिया हमारे साथ थोड़ा अन्याय करता है। जैसे मैं 2 बात छोटी छोटी कहना चाहता हूँ बहुत संक्षिप्त में, कि आप देखिए कि हमें यादव अगर 83% वोट देता है और मुस्लिम 81% वोट देता है, तो हमें तो MY पार्टी बता दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजपूत 87% वोट देता है और ब्राह्मण 89% वोट देता है, तो उन्हें टीबी पार्टी क्यों नहीं कहा जाता? ठाकुर ब्राह्मण पार्टी, टीबी। जब हमें MY कहते हैं मुस्लिम यादव, तो उन्हें भी ठाकुर ब्राह्मण टीबी पार्टी कहा जाए। दूसरी बात, आपने अपने आंकड़े में बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े जो हैं वो 41% हैं, यही है नहीं? शायद मैं जहां तक इसमें यूपी में 39, बल्कि 39। हाँ। ये आंकड़ा मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं, बिल्कुल गलत आंकड़ा है, बिल्कुल आसपास भी नहीं है। इसलिए हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी सही आंकड़े नहीं आएंगे। इसी तरह का झूठ परोसा जाता रहेगा, लोगों की हिम्मत तोड़ी जाती रहेगी। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। मैं शहजाद पूनावाला जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस मंडल का भी विरोध कर रही थी, कांग्रेस पिछड़ों की भी विरोधी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे भी आगे बढ़ के थी। लेकिन आज जो आपने अंजना जी कहा कि आपको दिक्कत तो नहीं है, हमें दिक्कत नहीं, हमें खुशी है कि आज कांग्रेस सही मुद्दे को समझ रही है, जाति जनगणना के भी समर्थन में है, महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे के भी समर्थन में है, और ओबीसी के साथ जो अन्याय है, देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस जाति से आता है, महत्वपूर्ण यह है माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं फर्जी, कुछ कहते हैं असली ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के लिए काम तो नहीं कर रहे। ओबीसी के लिए काम किया वीपी सिंह जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, दोनों राजपूत जाति से आते थे, दोनों सामान्य जाति से आते थे। हम तो उन्हें पिछड़ों का हितैषी मानते हैं। वीपी सिंह जी ने मंडल लागू किया, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में आरक्षण दिया। माननीय मोदी जी के शासन में जितना अन्याय पिछड़ों के साथ हो रहा है, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत मेरे पास दर्जनों उदाहरण है। अभी इस समय दिल्ली पुलिस की भर्ती खुली हुई है, विज्ञापन में 7600 कांस्टेबल की भर्ती है। 7600 कांस्टेबल में ओबीसी का 27% कोटा है, ओबीसी को दी गई है 429 सीट, और जो ये है अपना ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा है, उन्हें दी गई है 610 सीट। ये अन्याय नहीं है क्या? इतना 610 नहीं, सॉरी 810 उधर 10% से भी ज्यादा और हमें 27% से भी कम। ये अन्याय हर भर्ती में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, प्रधानमंत्री सचिवालय में एक भी सचिव, एक भी संयुक्त सचिव ओबीसी नहीं है। और उत्तर प्रदेश का आप देख लें, उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 5% पिछड़े वर्ग के डीएम एसएसपी मिलेंगे आपको। सारे डीएम एसएसपी एक ही जाति के बना रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखे, और आपके आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में 14 में भी 19 में बना रखे हैं डीएम एसपी। अब मुझसे आपके वो फिर जातिवाद जैसा लगने लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। राजपूत तो सारे, ज्यादातर तो सारे यूपी में ज्यादातर आधे। और मैं एक और बता, मतलब योगी जी पे आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है? मैं इतने योगी जी तो इतने जातिवादी हैं, घोर जातिवादी हैं। वह तो सब संत बताते हैं अपने आप को, वो तो मीडिया के सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि मुझे गर्व है कि मैं राजपूत जाति में पैदा हुआ हूं। एक संत अगर ये भाषा बोलता। आखिरी बात, आपने जो आंकड़े दिखाए वो ये भी सिद्ध करते हैं कि 14 और 19 में ओबीसी का वोट भारी मात्रा में बीजेपी को मिला। लेकिन मैं अंजना जी ये भी बता देना चाहता हूं कि अब ओबीसी सच्चाई को समझ गया है। इस बार पीडीए ही बीजेपी को हराएगा, पीडीए ही बीजेपी को और एनडीए को सत्ता से बाहर करेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीनों मिलकर ये एक साथ हो गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे। आज की तारीख में हमारा स्टैंड तो मैंने आपको बता दिया। टीएमसी तो अपोज कर रही है और ये लोग उनके साथ गठबंधन में और हमें सिखा रहे हैं। बताइए क्या गजब है। अच्छा, तीसरी बात, इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात की, पूरा सुन लीजिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी या जो सेक्रेटरी बनते हैं आज सरकार में, उनका कट ऑफ है 1992 या उससे पहले के जो सेक्रेटरी है, 30 साल आप सर्व करते हो तब आप सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचते हो। ये व्यवस्था जो आई है भारत सरकार ने 95-96 से आई है।
उससे पहले कैटेगराइजेशन नहीं था। 2004 to 14 में कितने सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी थे ओबीसी, जरा एक बार बता दीजिए। और मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़िए, ये क्या कहते हैं कि एक आदमी चलाता है ना सरकार, ये तो कहते हैं ना मोदी जी चलाते सरकार, बाकी किसी की कोई पैट नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी ओबीसी है। आप अपने गठबंधन, एक सेकंड प्लीज पूरा हो जाने दीजिए। आप अपने गठबंधन का मैं यहां पर अंजना जी के इतने बड़े शो में ऐलान कर रहा हूं, हमारा प्रधानमंत्री अगला वाला, और देश तो उन्हीं को चुन रही है, ओबीसी है। इंडी गठबंधन एक बार तो अनाउंस करे कौन है भाई। देश के सारे संसाधनों पर प्रधानमंत्री चलाते हैं ना, हम तो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, बताइए ना एक बार अगर आपने ठीक है, रुक जाइए, मैं जवाब दूंगी भाटी जी। संजय जी, आपने सबकी बातें सुनी है, लेकिन मैं प्रश्न आपके लिए बिल्कुल अलग फ्रेम करना चाहती हूं। क्या जातिवाद सही प्लैंक है सियासी रूप से अगर इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को, एनडीए को हराना है? फिर से, क्या जातिवाद सही प्लैंक है? मतलब पॉलिटिकल तरीके से, हम नैतिकता और नैतिकता पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नैतिकता तो कौन कहां पर किस पर टिकता है उस पर तो बहुत लंबी लड़ाई और बहस हो जाएगी। क्या सही प्लैंक है ये 24 के लिए अगर इंडिया इसको चुनता है गठबंधन? तो अंजना जी, जब तक महिला रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ था, और जब वो पेश हुआ तो उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने कोटा विद इन कोटा की डिमांड की, और उन्होंने कहा कि महिलाओं में भी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए था। जब तक वो बिल पेश नहीं हुआ था, और उसके पहले तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात के लिए बात कर रही थी कि भाई कम से कम जातिगत जनगणना हो, उस वक्त तक मुझे लगता था कि ये जो कह रहा हूं कि बिल्कुल फिजूल की बात है, क्योंकि इस पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन ज्यों ही महिला रिजर्वेशन बिल पेश हुआ, और जब विपक्षी पार्टियों ने इसकी डिमांड की कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो, और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी तमाम आंकड़ों के सहारे ये बताने की कोशिश कर रही कि हमने कैसे ओबीसी के लिए काम किया है देश में, और वो तमाम आंकड़े पेश कर रहे हैं, इतने एमपी हैं हमारे, इतने एमएलए हैं, इतने केंद्रीय मंत्री हैं, और अब ये बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में ये बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा, सामाजिक न्याय का विषय केंद्र बिंदु बनेगा, ओबीसी के इर्द गिर्द मोबिलाइजेशन होगा। और आपने देखा, अब आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन यह है कि 45-50% ओबीसी तो है ही है, और उनका झुकाव आपने देखा कि बीजेपी की तरफ कितना क्यों हुआ? अगला सवाल यही है, एक छोटा सा जवाब आपसे। 2019 में 44% ओबीसी वोट क्यों चला गया बीजेपी की तरफ? क्यों कांग्रेस 23 से पहुंच गई 15 पर, और क्षेत्रीय दल 43-45 से 27 पर पहुंच गए? क्यों हुआ ये? मुझे लगता है इसका सीधा सीधा जवाब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, जो अभी तक लागू नहीं हुई है, या जिसको जो लागू का मतलब जो हमारे सामने नहीं आई है, वो इसी ओर इशारा करता है। जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला है, हाँ। उसका बड़ा फायदा ओबीसी समुदाय में तमाम जातियां हैं, तो हर राज्य में, चाहे आप बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, उसका बड़ा फायदा ओबीसी के जो हम कहते हैं अपर ओबीसी है, उन्होंने उसका फायदा उठाया। और जो लोअर ओबीसी हैं, चाहे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, तो जितना रिजर्वेशन का फायदा वो उनको मिला, बीजेपी ने इसको बखूबी समझा, और बीजेपी ने अपनी पूरी पैठ बनाई कि हम लोअर ओबीसी से बातचीत, संपर्क साधेंगे। उन्होंने उसको अपने पार्टी में प्रतिनिधित्व दिया, और तमाम संकेत दिए कि भाई ओबीसी रिजर्वेशन का पूरा फायदा अपर ओबीसी ले रहे हैं, और वो अपर ओबीसी कास्ट जो है वो अलग अलग राज्यों में किसी एक खास पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़े। एक वजह ये भी थी कि अब बीजेपी को ये समझ में आ गया, या बीजेपी के वोटर्स को, बीजेपी को, कि जो हमारे साथ अपर कास्ट है वो तो चिपका ही रहेगा, अब हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अन्य पार्टियों को अपने साथ जोड़े, तो जो अपर कास्ट है वो हमसे नहीं छिटकेगा। ये उन्होंने क्या इसकी वजह से भी वो ये कदम उठा पाए? बिल्कुल, मुझे लगता है जिस बात की पहले जिक्र होती थी कि बीजेपी किसकी पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, अपर क्लास शहरी वर्ग की पार्टी है। अगर बीजेपी यहां पे टिकी रहती तो बीजेपी के पास तकरीबन वही 28, 29, 30% वोट होता। बीजेपी को पता था कि अगर आपको बड़ी जीत हासिल करनी है, हाँ। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और उनका ये कंफर्ट जोन था, ये वोट बैंक जो उनका, उसके खिसक के जाने की गुंजाइश बहुत कम थी। तो बहुत केयरफुली, इसको कहते हैं क्लेवर पॉलिटिक्स, और उन्होंने अपनी पैठ बनानी शुरू की। उन्होंने अपनी पैठ ओबीसी वोटरों में बनाया, हाँ। दलितों में बनाया, और आदिवासी वोटरों में बनाया, और इसका परिणाम 2019 के चुनाव में देखने को मिला, 37% वोट और 303 सीटें। अब भाटी जी आपके पास आते हैं, इन्होंने भी वो मुद्दा छेड़ दिया कि ओबीसी में भी जो ज्यादा ताकतवर जातियां थी उनका वर्चस्व रहा। जो यादवों वाला मैंने सवाल पूछा उस पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया मुझे, भाटी जी। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। दिया ही नहीं आपने एक बार में। नहीं, टेक 2 चल रहा है, चलिए। बिहार में
अंजना जी, ओबीसी इसकी यादव की स्थिति दलित से भी बदतर रही है। यादव वहां खेतीहर मजदूर हैं और यादवों के साथ इतना भेद, जिस तरह अछूत व्यवहार जो है दलितों के साथ किया जाता है, बिहार में यादवों के साथ भी किया जाता था। बिहार में अगर थोड़ा यादव सशक्त हुआ है तो श्री लालू यादव के राजनीति में आने के बाद ये कह देना कि यादव खा गया। दूसरा, अभी संजय जी ने एक वाक्य का प्रयोग किया कि ओबीसी को जो 27% जो लाभ मिला है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास तो आप तो आंकड़ों के खिलाड़ी हैं। 27% मिला ही नहीं है ओबीसी को। मेरे पास आंकड़े के हैं तो मैं बता दूंगा हर विभाग के। ओबीसी 5 से 12% तक ही अभी नौकरी में आ पाया है। दे तो आप रहे नहीं है। ये झूठ जरूर ये परोस रहे हैं आप, निचले तबके के लोगों को बहका रहे हैं, सीधे साधे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। अरे तुम्हारा सारा हिस्सा यादव खा गए, तुम्हारा सारा हिस्सा यादव खा गए। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, आप यादवों को मत देते, बाकी ओबीसी को भर देते। आपने तो सारे ओबीसी के हक मार के उन्हें जनरल कास्ट को दे दिया। हाईकोर्ट तक ने फैसला दिया सरकार के खिलाफ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया। आप तो ओबीसी का हक मार रहे हैं, हर भर्ती में मार रहे हैं, हर विभाग में मार रहे हैं। और आप ये फर्ज ये ने बांटने के लिए, क्योंकि जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी डिवाइडेड रूल, रोहिणी कमीशन और कुछ नहीं कहता, रोहिणी कमीशन ओबीसी को बांटने की बात करता है। हम ये कहना चाहते हैं एक बार 27% तो पूरा कर दो, फिर आप बांट देना। लेकिन आप दे तो कुछ नहीं रहे हैं। आप थाली तो खा लिए, खाना तो परोस नहीं रहे। और ये मेहमान ज्यादा खा गए, इन्हें नहीं मिला, दो को जो आप उन्हें आपस में लड़ा रहे हैं, खाली भूखे पेट लोगों को। तो ये एक चालाकी है, केवल ओबीसी को। संजय जी का एक रिमार्क है इस पे, संजय, चूंकि उनका नाम लिया उन्होंने। नहीं, भाटी जी जो बात कह रहे हैं, मुझे भी इस बात का अंदाज है कि 27% रिजर्वेशन कई जगहों पे नहीं मिला। मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके उदाहरण जानता हूं, जिसका जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन जितना भी मिला, मान लीजिए 10% भी मिला, उसमें भी ये जरूर हुआ है कि इसका बड़ा हिस्सा जो अपर ओबीसी कास्ट है, आपने यादवों का जिक्र किया, कुर्मियों का जिक्र किया, उनके हिस्से में ज्यादा गया, और जो लोअर ओबीसी है वो उससे अछूते रहे। एक वाक्य, केवल एक वाक्य, जवाब दीजिए। शुरुआती उनके आरोपों पर। हाँ, उनके फर्स्ट स्टेटमेंट आपने संजय जी का सुना था, संजय निरुपम जी। इसके बाद संजय निरुपम जी आ रही हैं। संजय निरुपम जी का फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि रिजर्वेशन में भी कुछ डोमिनेंट वर्ग है उनको मिला है और बाकी इक्विटेबल नहीं हुआ। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। अभी रोहिणी के खिलाफ इन्होंने स्टैंड लिया। इनकी एका है, हमने तो रोहिणी कमीशन बना दिया, रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है हाल ही में। एक विरोध कर रहा है, एक स्वयं सुमोटो उन्होंने सपोर्ट किया था, मैंने नहीं बोला था, सपोर्ट उन्होंने किया था। अच्छा, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं आपको क्यों ओबीसी को नहीं मिला उनका कोटा, एक तो उदाहरण ये सामने आ गया ना एनसीबीसी की रिपोर्ट से कि बिहार में कुर्मियों को सर्टिफिकेट नहीं मिला कुर्मी होने का, और एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ दिया गया इनकम में ताकि उनका क्रीमी जो लेयर है उसमें चले जाए वो। राजस्थान में 7 जिलों में एक ओबीसी को फायदा नहीं मिला, और बंगाल में रोहिंग्याओं को मिल रहा है। भाई आप बताइए, एक सेकंड प्लीज 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 भाटी जी, आप अपने समय पर आप ऐसा कभी नहीं करते। तो मेरा सवाल दो है, देखिए, एक तो अभी टीएमसी वाला सवाल बोल कर दिया, पर यहां पर एक रोहिणी कमीशन का विरोध कर रहा है, एक ने सपोर्ट किया है। दूसरा, मैं दोनों से जानना चाहता हूं कि जो तुष्टिकरण के नाम पर ऐसी जातियों को डाला गया जिसमें रोहिंग्याओं को अधिकार मिल रहा है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि अभी आपने कहा कि यादवों की स्थिति इतनी दयनीय है। बताइए, यादवों की रिजर्वेशन को कौन ले रहा है वहां पे? कोई ऐसा व्यक्ति ले रहा है जिसको नहीं मिलना चाहिए? बताइए। बिल्कुल भी इस बात को बिल्कुल खंडन नहीं कर रहा कि कुछ वर्ग ज्यादा खा जाते हैं, कुछ को कम मिलता है। मैं बिल्कुल खंडन नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं पहले 27 तो दे दो। क्या अपर कास्ट में जो जनरल कास्ट है, क्या उनमें भेदभाव नहीं है? एक ही जाति को ज्यादा मिल जाता है, कुछ जातियां रह जाती हैं, उनमें डिवीजन क्यों नहीं कर रहे आप? मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप बांट देना, लेकिन पहले 27 का कोटा तो पूरा कर दो। और बांटना है तो आपकी ये बांटने की राजनीति है। केवल आपकी लाइन कोट करती हूं भाटी जी, आपने कहा ये दुष्प्रचार किया जाता है कि यादवों ने सब कुछ सबका खा लिया, हड़प लिया। आपने ये कहा था पहले। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्प्रचार किया जाता है। खुद ही मान रहे हैं कि कुछ अगड़ी जो पिछड़ी जाती है तो सारे समाज में होता है, सारे जो ज्यादा पढ़ जाते हैं। खुद ही बोला, यू कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। संजय निरुपम जी आपके पास आते हुए सर। संजय जी एक सेकंड, क्या देखिए, आप क्षेत्रीय दलों के साथ बहुत ही एक पतली सी रस्सी है जिस पर आपको चलना है। जाति के आधार पर खेलना या पॉलिटिक्स को आगे ले जाना बहुत आसान भी नहीं है संजय जी। राजस्थान जैसी जगह में सर, अगर 50% जाते हैं अगड़ी जातियों में, 45% ब्राह्मण उनकी तरफ है, तो 39% आपको वोट देते हैं। क्या आपको यह एहसास है कि अगर कास्ट सेंसस को और कास्ट सेंसस बेस्ड रिजर्वेशन को आप अपना सबसे बड़ा प्लैंक बना लेंगे 24 के लिए, तो ये लोग आपसे छिटक सकते हैं, अगड़ी जातियां, जिनमें आप सिर्फ 5-6% पीछे हैं ब्राह्मणों के वोट में राजस्थान में, और बाकियों में भी, राजपूत में भी लगभग वैसा ही हाल है।
आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे 3 छोटी छोटी बातें कहनी है, जरा मुझे वक्त दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि भाटी जी ने जो एक आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के खिलाफ रही है, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के खिलाफ रही, मुझे लगता है ये थोड़ा सख्त हो गया उनका ये बयान, क्योंकि 1989 में आया, 90 के आसपास 1991 में जब राजीव जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार, तो उसी सरकार ने तो मंडल आयोग की रिपोर्टों को लागू किया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि मंडल आयोग 80 में आई थी संजय जी, 79 में 80 में आई थी, बताइए। 89 में लागू किया गया ना भाई साहब। हाँ, लागू भाटी जी 89 में लागू किया गया, उन्हीं से लड़ रहे हैं भाटी जी। उसके बाद तो नरसिम्हा राव की सरकार ने उसको लागू किया ना। एक दूसरी बात जो पूनावाला जी बार बार कभी कार्ति चिदम्बरम या ममता बनर्जी इस तरह की बातें करते, भाई कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमको कास्ट बेस्ड सेंसस चाहिए। इतना ज्यादा कांग्रेस के नेताओं या फिर इंडिया अलायंस के नेताओं के बयानों को फॉलो करते हो तो थोड़ा राहुल जी के बयानों को फॉलो करो, उसको स्वीकार करो, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात जो है, अभी जो विश्वकर्मा समाज के लिए जो एक योजना अनाउंस की गई है वो क्या है, कहीं ना कहीं जो पूरे ओबीसी वर्ग में जो 2 वर्ग बना दिया गया है, एक अपर ओबीसी वर्ग है, एक लोअर ओबीसी। लोअर मतलब परजनिया समाज, जिसको में हम यूपी में परजनिया समाज कहते हैं, जिसमें लगभग वो तमाम जातियों के लोग जो शादी ब्याह में शामिल रहते हैं, उन्हीं जातियों पे बीजेपी ज्यादा फोकस करे, क्योंकि उनको पता है कि यादव वोट इनको नहीं मिलेगा। कुर्मी के नाम पे 1-2 मंत्री बनाकर रखे हुए हैं। तो ये जो पूरे ओबीसी में विभाजन किया जा रहा है, ये दूसरा खतरनाक है। हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूं, भाटी जी ने प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया, बाद में स्वीकार किया, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट का फायदा बड़े पैमाने पर 5 जातियों ने उठाई है, यादव, कुर्मी, बनिया, जाट और गुजर। लेकिन उसके नीचे जिनको अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं वो कहीं ना कहीं छूट गया पीछे, उसको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। भारती जी का चेहरे का रंग एकदम उतरता चला जा रहा है आपकी इन बातों के साथ, एकदम उनका चेहरे का रंग उतरता चला जा रहा है। संजय जी, सर एक काउंटर क्वेश्चन है, वक्त की कमी है। वो कह रहे हैं कि आप एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए 24 के लिए। मेरी चुनौती है, ओबीसी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए 24। अब अंजना जी आपके सवाल का मैं दोनों का अंजना, जब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं, जो आपने पूछा था कि भाई आपको इस बात की चिंता नहीं है क्या कि आपको भी अपर कास्ट के वोट मिलते, बिल्कुल मिलते हैं और मिलते रहेंगे आगे भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से जब संविधान बनाया जा रहा तब से सोचा, तब संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि पूरे देश को आगे लेके जाना है, तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो पीछे छूट गया वर्ग है, चाहे आदिवासी हो, दलितों, ओबीसी हो, इन वर्गों को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। और संविधान सभा में बड़े पैमाने पर अपर कास्ट के लीडर भी बैठे थे। तो आरक्षण एक सच्चाई है, सबसे पहले जाति व्यवस्था एक सच्चाई है, उस व्यवस्था के हिसाब से चलना है, तो आरक्षण एक बहुत बड़ी जरूरत है। और तीसरी बड़ी बात है कि जो पीछे छूट गए समाज के लोग हैं उनको आगे लाना पड़ेगा। इसको ब्राह्मण भी समझता है, इसको ठाकुर भी समझता है। हाँ, कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के नाम पर एंटी ओबीसी कैंपेन चलाते हैं, उसकी हमें परवाह नहीं है। रह गई बात आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, हम लोग 150 बार जवाब दे चुके हैं कि पहले सरकार बनाने की स्थिति में आ जाने दो हमको, फिर हम आपको ये भी बता देंगे कि हमारा प्रधानमंत्री। आखिरी बात बोलता हूं, जल्दी से। मैं राहुल जी की ही नहीं, उनके स्वर्गीय पिताजी राजीव जी की बातों को भी फॉलो करता हूं। उन्होंने पटल पर सदन के वीपी सिंह का विरोध किया था जब मंडल कमीशन आयोग को लागू करना था। और देखिए, ये कहते हैं ना, अभी कैसे उन्होंने बोला है ठाकुरों के बारे में मनोज झा जी ने, तो किस प्रकार से कभी रामचरितमानस को हिंदू सनातन को गाली, ठाकुरों को गाली, ये भी शुरू हो चुका है इनका। इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी ये बहस चलेगी जिस तरह से कास्ट सेंसस के मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है 2024 के चुनाव के पहले। नेशन दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।